नमस्ते। आइए आज सुनेंगे प्रवासी हिंदी साहित्य लेखिका अनिल प्रभा कुमार की कहानी बेमौसम बर्फ। अनिल प्रभा कुमार ने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी ऑनर्स और एमए और आगरा विश्वविद्यालय से पीएचडी की। उसके बाद विलियम पैटरसन यूनिवर्सिटी और न्यू जर्सी में हिंदी भाषा और साहित्य का प्राध्यापन किया। उनकी ये कहानी बेमौसम की बर्फ भारत में यूजीसी के पाठ्यक्रम बीए ऑनर्स के लिए चयनित है। तो चलिए सुनते हैं बेमौसम बर्फ। उसने धीरे से खिड़की का पर्दा सरका दिया। रोज सबसे पहले वह यही करती है। धूप और रोशनी को न्योता देती है भीतर आने के लिए, मन के भीतर तक। वह मुग्ध होकर निहारती है आकाश का रंग, पेड़ों के रंग बदलते पत्ते। हर रोज सूरज सुबह हाजिरी देता आ रहा है युगों से। वह अपने भीतर इस सूर्य विश्वास को भर लेना चाहती है। चाहे कुछ हो जाए, सूरज तो निकलेगा ही। आज की सुबह कुछ अपरिचित सी लगी। आकाश पर जैसे किसी ने सुनहरी के बजाय सफ़ेदी की गाढ़ी चादर तान दी थी। ठोस सफ़ेदी, कहीं कोई हल्की सी दरार तक नहीं। हटो ना माँ, मुझे भी देखने दो, महक ने आंखें मलते हुए अलसाई सी आवाज़ में कहा। गुड मॉर्निंग, उठ गई मेरी बिटिया। वह लाड़ में भरकर महक के सिरहाने आकर बैठ गई। बिन बालों वाली महक चिकने सिर के साथ कोई और ही लगती है, जैसे 30 साल की युवती फिर से 5 साल की बच्ची हो गई हो। पीली पड़ती रंगत के ऊपर बड़ी बड़ी काली आंखें जैसे मुखर हो उठी हों। बस मुझे देखो और कुछ नहीं। चारू ने उसके सिर के पीछे सिरहाना रख सहारा दिया। माथे को छुआ, कुछ गर्म लगा, आंखें भी चढ़ी थीं। कैसी है तबीयत? ऐसे ही, कहकर वह खिड़की के बाहर लगे मैग्नोलिया के पेड़ को देखने लगी। उसके चेहरे पर शांति और मुस्कान आ गई। महक, देख, पेड़ कितना कलियों से लदा पड़ा है। बस अब ये कलियां कुछ दिनों में खिल जाएंगी तो कितना सुंदर लगेगा यह पेड़। तभी तो मैं ऊपर अपने बेडरूम में न सोकर नीचे आपके स्टडी रूम में सोती हूँ। आँख खुलते ही मैग्नोलिया का यह पेड़ मुझे हेलो कहता है। अभी तो इसकी कलियां अपनी गुलाबी जामुनी मुट्ठियाँ बंद किए बैठी हैं। जब खुलेंगी ना तो लगेगा गुलाबीपन लिए सफ़ेद तश्तरियों का अंबार लगा दिया है किसी ने। और जब फूल झरेंगे तो पेड़ के नीचे गुलाबी फूलों की चादर बिछ जाएगी। मेरा जी चाहता है कि मैं उन गिरे हुए फूलों के बिस्तर पर जाकर लेट जाऊं। चारू के मन में एक शब्द घुमड़ता है, सुहाग सेज। महक के पीले पड़ते चेहरे को देखने लगती है। पता नहीं कब से यूं ही लेटे लेटे फूलों के बिछौने देखा करती है। जाने क्या क्या घुमड़ता होगा इसके मन में। कभी शिकायत नहीं करती, बस मुस्कुरा देती है। आज की सुबह है ना माँ? वह पता नहीं उसे या अपने को दिलासा देती है। चारू मुस्कुरा नहीं पाती। कितनी सुबह और सोचती है तो लगता है जैसे चूल्हे से जलती लकड़ी खींचकर किसी ने उसके सीने के भीतर घुमा दी हो। धुआंसा हो गया है अंतर्मन, जीवन, सभी कुछ। पर सांस तो चल ही रही है, क्योंकि हेमंत साथ है, दूर दिखती रोशनी की ओर इंगित करते हुए। महक ठीक हो ही गई थी ना, फिर काम पर भी तो जाना शुरू कर दिया था, अलग अपार्टमेंट में भी रहने लगी थी। विश्वास रखो, फिर ठीक हो जाएगी, हेमंत कहते। कैसे संभालेगी सब कुछ? चारू का मन डगमगा करता। उसे स्वावलंबी बनने दो, जीने दो उसे अपने हिसाब से। अपवाद भी हुआ करते हैं। बहुत सी शारीरिक व्याधियां मनोबल से भी नियंत्रण की जाती हैं। मनोबल, बस एक शब्द को पकड़ लिया था उसने, जो अक्सर उसके हाथ से फिसल जाता। वह टूटने लगती और फिर भागती उसी को पकड़ने के लिए। उसे इस अंधेरे में ये जुगनू चाहिए थे, ढेर सारे। चारू को भी उसने एक जुगनू पकड़ा दिया, अपने आशीष का। तुम्हारे बेडरूम के बाहर भी तो इतना भरा पूरा चीड़ का पेड़ है, सदाबहार, हर मौसम में हरा भरा।
पर मुझे तो यही अच्छा लगता है, छोटा सा मैग्नोलिया का पेड़ धीरे धीरे बढ़ता हुआ। महक खिड़की के बाहर शून्य में देखती रही। हेमंत एक हाथ में पानी का गिलास लिए दाखिल हुए, दूसरे में दवा की 2 गोलियां थीं। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। उन्होंने पानी का गिलास महक की ओर बढ़ा दिया। पिछले 6 वर्षों से वे यूं ही उसकी दवा लेकर आते हैं। महक ने यंत्रवत पकड़ लिया, दूसरा हाथ बढ़ाकर दवाई भी ले ली। पानी से दोनों गोलियां निगलकर फिर अधलेटी सी हो गई। वह चुपचाप उसके चेहरे की ओर देखते रहे, फिर निगाहें पत्नी की ओर उठी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। चारू के गले से हल्की सी उच्छ्वास निकली और वह जल्दी ही कमरे के बाहर आ गई। तबीयत ठीक नहीं? उन्होंने महक से बहुत कोमलता से पूछा। महक ने सिर्फ दाएं से बाएं सिर हिला दिया। वह थकी लग रही थी। हेमंत कहीं गुम से हो गए। आज शनिवार था, उन्हें काम पर नहीं जाना। मौसम कैसा मनहूस सा हो रहा है। धूप निकलती तो शायद महक भी थोड़ा स्वस्थ महसूस करती। बिस्तर पर लेटकर मौसम ही तो देखती है, कुछ ठीक होती है तो टेलीविज़न। वह वहीं पास रखी कुर्सी पर बैठ गए। मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया को उठाकर आंखों के आगे रख लिया। कीमोथेरेपी के बाद मरीज पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं पढ़ने लगे। उनका दिल और दिमाग अलग अलग रास्तों पर भटकता है। वह संतुलन का नाटक किए बैठे रहते हैं। उम्मीद जगी तो थी कि शायद फिर से सब सामान्य हो जाएगा। दोबारा सब गड़बड़ हो गया। कॉलन का कैंसर, कीमोथेरेपी, रेडिएशन की प्रतिक्रिया, वमन, अस्पतालों के चक्कर, टेस्ट, दवाइयाँ, परहेज। इस उम्र में यह बीमारी नहीं होती। स्त्रियों को तो और भी कम सारे सिद्धांतों की अपवाद बन गई उनकी बेटी। चारू महक के लिए पालक और गाजर का ताज़ा जूस निकाल कर लाई है। महक, उन्होंने धीमे से पुकारा तो उसने जवाब में आंखें खोल दी। बाथरूम वगैरह जाना है या माँ सहारा दे? नहीं, मैं चली जाऊंगी। वह धीरे से उठी और बाहर निकल गई। अच्छा खासा अटैच्ड बाथरूम है इसके अपने बेडरूम में, पर सुबह मैग्नोलिया के पेड़ को देखने के लालच में इस कमरे में आकर सो जाती है। चारू ने जैसे हवा में शिकायत की पर्ची सरका दी। फिर वह खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। हाँ, मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ा है कि आज बर्फ के भारी तूफान आने की संभावना है। इस वक्त? अभी तो अक्टूबर चल रहा है, पतझड़ भी नहीं शुरू हुआ। अभी तो हैलोवीन भी नहीं मनाई गई। बर्फ तो इस इलाके में क्रिसमस के बाद ही पड़ती है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रकृति अपने नियम खुद ही बनाती है और खुद ही तोड़ती है। हेमंत कहीं खो जाते हैं, सोचते हैं जब प्रकृति नियम तोड़ती है तो सब कुछ टूट जाता है। महक कमरे में लौटी तो और भी शिथिल लग रही थी। जूस के 2-3 घूंट भरे और गिलास सरका कर लेट गई। कुछ चाहिए हो तो बता देना बेटा, कहकर हेमंत कमरे से बाहर निकल आए। चारू खिड़की के बाहर देख रही है। मोटी मोटी बर्फ की चिंदियाँ नीचे गिरती हैं और सड़क पर चिपकती जाती हैं। यह बर्फ हल्की फुल्की सफ़ेद धूल जैसी नहीं, बल्कि पानी से भरी भारी बर्फ है। फिर हवा गति पकड़ लेती है। बर्फ का गोल गोल घेरा सा बनता है, घुमड़ता है और सब पर छा जाता है। धीरे धीरे सब जगहों पर सफ़ेदी बिछनी शुरू हो गई। घरों की छतें, कारों की छतें, पेड़, पौधे, घास, सड़कें, सब पर सफ़ेदी ने कब्जा कर लिया। फिर तूफान की हरहराती आवाज़ गूंजने लगी। पेड़ों की डालियाँ, बिजली की तारें, सब भर उठे बर्फ से। सब ओर बर्फ, बस बर्फ। चारू ने अभी तक बर्फ पड़ती देखी है तो सिर्फ पतझड़ के बाद। नंगी पड़ी कमज़ोर डालियों पर बर्फ की परतें चढ़ती, जमती और फिर बाद में धीरे धीरे पिघलती। पर यूं जवान, पत्तों से लदे फदे पेड़ों पर बर्फ पड़ते कभी नहीं देखी। बिजली की तारों के ऊपर शायद 1 इंच मोटी बर्फ की तह जम चुकी थी।
महक दोबारा सो गई। चारू रसोई घर की ओर बढ़ी तो देखा हेमंत वहीं टेलीविज़न पर आंख गड़ाए बैठे थे, जो वह कम ही करते हैं। यह मौसम का भविष्यवक्ता तो डरा रहा है, उन्होंने बड़े ही सहज भाव से कहा। चारू रसोई में खाने पीने का इंतज़ाम करते हुए रुक रुक कर टेलीविज़न पर भी नज़र डालती। टेलीविज़न के पर्दे पर स्थानीय नक्शा उभरा। पूर्वी तट पर भारी बर्फ पड़ने की संभावना यथार्थ में बदल रही थी। पर्दे के निचले हिस्से पर तेजी से शब्द दौड़ रहे थे। आपातकालीन सलाह थी, बिना ज़रूरत के घर से न निकलें। संवाददाता चेतावनी दे रहा था कि बर्फ भारी होती जा रही है। पेड़ पूरे यौवन पर हैं, हरे भरे पत्तों से लदे वे बर्फ के भार तले टूटते जा रहे हैं। भारी भारी शाखाएं टूटकर बिजली के तारों पर गिर रही हैं। तार कई जगहों से टूटने शुरू हो गए हैं। बिजली गुल हो सकती है। चारू की परेशानी बढ़नी शुरू हो गई। फ़ोन बजा। नगर पालिका की ओर से शहर के सभी फ़ोनों पर संदेश छोड़े जा रहे हैं। यदि आपकी बिजली चली जाए और आपके घर में कोई बूढ़ा, बीमार या बच्चा हो तो तुरंत नगर पालिका भवन में अस्थायी तौर से बनाए गए विश्राम गृहों में चले जाएं। चारू के हाथ तो जल्दी से कुछ खाने को बनाने के लिए फुर्ती से दौड़ रहे थे और आंखें टेलीविज़न पर भटक जाती और उससे भी ज़्यादा गति से भटक रहा था मन। अगर बिजली चली गई तो फ्रिज में रखी महक की दवाओं का क्या होगा? हेमंत के चेहरे पर कठोरता का ढक्कन लगा है, जिसके नीचे एक प्रश्न केंचुए की तरह रेंग रहा है। क्या महक मौसम की इस मार को झेल पाएगी? चारू ने जाकर महक को छुआ तो महसूस किया माथा तप रहा है। थर्मामीटर लगाया। हेमंत पास आकर खड़े हो गए। चारू ने खुद देखा और फिर उन्हें थमा दिया। चारू, इसके डॉक्टर को फ़ोन करो, और खुद वहीं चहलकदमी करने लगे। चारू ने फ़ोन मिलाया, कुछ परेशान दिखी। इसका डॉक्टर तो छुट्टी पर है, वह लोग कहते हैं इसे अस्पताल ले आओ। वह वहीं डग भरते रहे बेटी को देखते हुए। अभी इसके कीमो के सेशन ख़त्म हुए हैं ना, तो उसकी प्रतिक्रिया भी तो हो सकती है। वही लगता है। इन हालात में अस्पताल कैसे ले जाएंगे? चारू परेशान होकर पूछती है। वह तो एम्बुलेंस भी बुला सकते हैं। सोचता हूँ इसका डॉक्टर तो यहाँ है नहीं। अस्पताल में कोई नया डॉक्टर होगा ड्यूटी पर। उसे इसकी केस हिस्ट्री मालूम नहीं होगी। इतना आसान नहीं है इसका केस। तो अभी टाइलेनॉल देकर देखते हैं। पहले भी तो यही करते हैं, शायद बुखार उतर ही जाए। वह दवाई और पानी लेने खुद ही बढ़ गए। टेलीविज़न पर थी खाली सड़कों की धुंधली तस्वीरें और बर्फ़ की हाहाकार करती गति। पेड़ों की भारी भारी शाखाएं टूटकर रास्तों पर गिरी हुई, रास्ते अवरुद्ध। लोगों के घरों में बिजली नहीं है। हर थोड़ी देर बाद आंकड़े बढ़ रहे थे। हिमपात का स्तर भी 3 से 5 इंच से लेकर अब 8 से 10 इंच तक पहुंच चुका था। अचानक एक भोंडी सी आवाज़ निकालकर टेलीविज़न की तस्वीर अंधेरे में गुम हो गई। लो, हमारी बिजली भी गई, वह अपने आप में बुदबुदाई। हेमंत उठ खड़े हुए। चारू, तुम महक को थोड़ा सूप दे दो। कैसे गर्म करूं? वह हड़बड़ा रही थी। इस वक्त दिया सलाई से गैस ऑन कर लो। फिर कुछ सोचते रहे। तुम सभी मोमबत्तियां ढूंढ कर रखो, मैं फैमिली रूम में जाकर फायर प्लेस जलाता हूँ। महक को भी वहीं सोफे पर लिटा देते हैं। घर तो अब धीरे धीरे ठंडा हो ही जाएगा। चारू सोचती है कि शुक्र है हमारा स्टोव गैस का है, बिजली का नहीं। फायर प्लेस में भी गैस का पाइप जाता है। हीटिंग न रहने के बावजूद कुछ तो सहारा रहेगा ही। हेमंत ने फायर प्लेस में आग जला दी। महक को बच्चों की तरह कंबल में लपेटकर वहीं सोफे पर लिटा दिया। सिर के नीचे सिरहाना रख मुस्कुराए। इसे कैंप फायर ही समझो बेटा, यहीं आग के पास बैठकर गप्पे मारेंगे। डैडी, आपके लिए तो यह भी एडवेंचर होगा, क्योंकि आप और मम्मी कभी ऐसे आराम से बैठ जाएं, इसके लिए भी बिजली विभाग का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लगता है बुखार टूट रहा है तेरा, कहकर चारू ने सूप का प्याला महक को पकड़ा दिया।
फिर जाकर ट्रे में अपने दोनों के लिए भी खाना ले आई। बेहद सादा बेस्वाद सा खाना। अब घर में कुछ ही चीज़ें पकती हैं और वह भी बिना तेल मसालों के। तीनों चुपचाप खाते रहे। बाहर बर्फ पूरी रफ्तार से गिरती रही। हवा की साएं साएं शीशे के दरवाज़ों पर सर पटक जाती। लगा ठंड ने घर के भीतर घुसपैठ करना शुरू कर दिया। बाहर धुंध लगा था। कितने बजे हैं? चारू ने रुक गई घड़ी को देखते हुए हेमंत से पूछा। 6:10। उन्होंने कलाई घड़ी से पढ़ दिया। वह जल्दी जल्दी पलकें झपक रहे थे। उठकर इधर उधर चलते, पर कमरे की सीमा के भीतर ही। चारू ने कई मोमबत्तियां एक ही प्लेट में जला दी, फिर जाकर एक बाथरूम के अंदर भी रखाई। बाहर बर्फ की सफ़ेदी ने शहर पर कब्जा कर लिया और भीतर अब अंधेरा भी वही कोशिश कर रहा था। अगर आज रात भर बिजली ना आई तो? हो सकता है आज रात क्या, कल रात तक भी ना आए। सुना नहीं, पावर कंपनी वाले इतने बड़े पावर फेलियर को संभालने के लिए तैयार नहीं हैं। यह भी तो हो सकता है कि थोड़ी देर में ही आ जाए। पहले भी तो ऐसा होता है। चारू आशावादी थी। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ अक्टूबर में इतना बड़ा बर्फीला तूफान कभी नहीं आया। यह बेमौसम की बर्फ है। प्रकृति के स्वाभाविक नियम और क्रम के विपरीत जाने से हेमंत नाराज थे। जैसे हर कदम पर कह रहे हों, गलत है, यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। महक चुपचाप आंखें बंद किए लेटी थी और वह प्रकृति से जूझ रहे थे। चारू चुपचाप उन्हें देखती रही। धीरे से पास आकर बैठ गई, सिर उनके कंधे पर रख दिया। दोनों चुपचाप आग की लपटों को देखते रहे। कितना कुछ सुलगा, बुझा, जलती चिंगारियों से भर गई जिंदगी। घर में अंधेरा गहरा गया था और वह तीनों निश्चल बैठे सोख रहे थे उस अंधेरे को, जलती मोमबत्तियों को जो पिघल पिघल कर किनारों से नीचे बह चुकी थी और अंदर उनके गहरे गड्ढे बनते जा रहे थे। डैडी, ठंड लग रही है, महक कुनमुनाई। चारू ने उस पर एक और कंबल डाल दिया, अपने और हेमंत के ऊपर भी। थोड़ी देर बाद हेमंत सब झटक कर उठ खड़े हुए। ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने सेल फोन उठाया, काम कर रहा था। रमेश, तुम्हारे यहाँ क्या अभी पावर है? तो ठीक है, हम आ रहे हैं। संक्षिप्त सी बात करके फ़ोन रख दिया। चारू, रमेश और लीना के यहाँ चलना होगा। तुम दोनों पूरी तरह गर्म कपड़े पहन लो और महक की सभी दवाइयाँ भी ले लो। मैं गाड़ी बाहर निकालने के लिए ड्राइववे की बर्फ़ हटाता हूँ। चारू उन्हें खिड़की से बाहर फावड़े से बर्फ़ हटाते देख रही थी। पिंडलियों तक बर्फ़ में धंसा एक प्रौढ़ आदमी फावड़े के साथ बर्फ़ से जूझ रहा है। झुकता है, बर्फ़ उठाता है और अपनी दाईं बाईं ओर फेंकता जाता है। मुंह पर बर्फ़ की मार तमाचों की तरह पड़ रही है, पर उसे रास्ता बनाना है। सिर्फ इतना कि अपनी जवान बीमार बेटी को यहाँ से निकाल भर सके। चारू का मन भीग आया। ज़रा सा दरवाज़ा खोला। मैं आऊँ मदद के लिए? तुम अंदर रहो, महक के पास, वह जवाब में चिल्लाए। गाड़ी हेमंत बहुत ध्यान से चला रहे थे, इंच इंच करके। गाड़ी फिसल फिसल जाती। जाहिर था कि नगरपालिका का ट्रक अभी बर्फ हटाने नहीं आया था। मोड़ पर आने से पहले ही गाड़ी रुक सी गई। सामने एक पेड़ गिरा पड़ा था, रास्ता बंद। गाड़ी को पीछे मोड़ने में फिसलने का खतरा था। धीरे धीरे उन्होंने गाड़ी को थोड़ा बाएं मोड़कर गोलाई काटते हुए वापस कर लिया। दूसरी सड़क से लीना रमेश के घर का रास्ता लिया। एकदम सूनी सड़क, पैदल 10 मिनट का और गाड़ी से 3 मिनट का रास्ता इतना बीहड़ भी हो सकता है, कभी अनुमान भी नहीं लग सकता था। चारू दम साधे महक को पकड़कर पिछली सीट पर बैठी रही। रमेश की सड़क पर घरों में बिजली नजर आई। हेमंत धीरे धीरे गाड़ी को ड्राइववे पर लाए। खुद पहले उतरकर दरवाज़ा खोला। महक को दोनों पति पत्नी सहारा देकर दरवाजे तक ले आए। खाने की मेज़ पर बैठे हुए भी सबकी आंखें टेलीविज़न पर ही चिपकी थी।
इस इलाके में 1 फुट से ज़्यादा बर्फ गिर चुकी है। सड़कों पर पेड़ों की शाखाएं या पूरे के पूरे पेड़ ही जड़ से उखड़कर गिरे पड़े हैं। बिजली की तारों ने कई इलाकों में बिजली आपूर्ति को क्षति पहुंचाई है। विद्युत विभाग मुस्तैदी से काम कर रहा है। रास्ते अभी पूरी तरह से अवरुद्ध हैं। एम्बुलेंस भी कई रास्तों तक पहुंचने में असमर्थ हैं। राज्य के गवर्नर ने आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी है। अत्यंत ज़रूरी काम के बिना घर से बाहर मत निकलें। लो, अभी तक तो मौसम संबंधी परामर्श ही दे रहे थे और अब यह चेतावनी में बदल गया, रमेश बोला। हेमंत ने कोई उत्तर नहीं दिया, जैसे उनके दिमाग में गणित की पहेलियां चलती हों। तुम लोग हमारे बेटे वाले कमरे में सो जाओ और महक के सोने के लिए भी साथ वाला कमरा खोल देती हूँ। लीना पूरी तरह से उन्हें आराम देने की कोशिश कर रही थी। अभी देखते हैं, बर्फ पड़नी तो शायद रुक गई है। हेमंत टेलीविज़न के बिल्कुल पास जाकर बैठ गए। सभी समाचारों में डूबे थे। बेचारे ये रिपोर्टर, इनकी नौकरी भी कितनी कठिन है। लीना एक लाल रंग के भारी कोट और हुड से ढके पत्रकार को देखकर बोली, जो इस बर्फीले तूफान में अकेला कैमरे के सामने खड़ा था और बोलते वक्त उसके मुंह से भाप निकल रही थी। ऐसी बर्फ में तो जहां चाहे स्कीइंग करो, कोई रोक टोक नहीं। महक की आवाज़ में चहक आ गई। तो कर लेना इस आने वाली सर्दियों में। लीना ने भी उसी उत्साह से कहा, मैं कोलोराडो जाऊंगी डैडी, ठीक है? ज़रूर जाना, कहकर उन्होंने मुंह घुमा लिया। चारू उनके चेहरे देख रही थी। हालात कैसे हमें इतना अच्छा अभिनय करना सिखा देते हैं। कमरे में सिर्फ टेलीविज़न पर चलती खबरें ही जीवंत थीं, आवाज़ और गति में। बाकी सब स्थिर था। चारू उठी और उसने लीना के फ़ोन से अपने घर का नंबर मिलाया। दूसरी ओर घंटी बज रही थी, फिर उसी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया हुआ संदेश था। बिजली आ गई, उसने खुशी से ऊंची आवाज़ में कहा। हेमंत उठ खड़े हुए। बस अब चलते हैं। यार, रात काफ़ी हो गई है और सड़कों पर इतनी बर्फ है, रात यहीं रुक जाओ, रमेश ने आग्रह किया। 2 ब्लॉक तो हैं मुश्किल से, अपना घर ठीक रहता है, हेमंत ने रमेश की पीठ थपथपाकर समझा दिया। दरवाजे पर रुककर लीना से बोले, ज़्यादा निश्चिंत मत होइएगा, ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा भी आ सकते हैं। हेमंत महक को कंधों से यूं छूकर अपने घर के अंदर लाए जैसे वह बहुत नाजुक सी धातु की बनी हो। चारू बाहर ही रुक गई, देखती रही असीमित श्वेत विस्तार को। उस श्वेत निस्तब्धता को महसूस करती रही। नीचे फैली बर्फ की प्रतिछाया से सब जगमग था। आधी रात का समय और ऐसा उजाला जैसे चांदनी का ब्याह रचा हो। हवा, शोर, बर्फ, सब कुछ थम चुका था। वह मुग्ध होकर इस शीतलता को, रजत सौंदर्य को अपने में भर लेना चाहती थी। देखा, उसके स्टडी रूम की खिड़की के सामने जैसे कोई छोटा सा बर्फ का टीला उठ आया हो। कुछ कदम आगे बढ़ाई। मैग्नोलिया का पेड़ जड़ से उखड़कर, पचाड़ खाकर औंधे मुंह गिरा पड़ा था। चारू वहीं जम गई। लगा सीने के खोखल में कोई चीख एक अंधे चमगादड़ की तरह सर पटक रही है। वह पथराई आंखों से देखती रही। एक जवान हरा भरा पेड़ बंद कलियों समेत धराशायी था। वह स्तब्ध थी। एक त्रास सा छा गया उस पर। महक सुबह उठकर क्या देखेगी? वह रोकना चाहती थी उस सब को जो उसके बस में नहीं था। लगा कोई भारी अपशगुन हो गया। वह महक को यह सब कतई नहीं दिखने देगी। पीछे से आकर किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया। देखा, हेमंत थे। ठंड लग जाएगी, अंदर चलो, मनुहार से कहा। देखो, अभी तो यह कलियां पूरी तरह खिली भी नहीं, चारू की आवाज़ भर्रा रही थी। हेमंत ने चारू को अपने सीने में समेट लिया। उसके सीने का फड़फड़ाना अपने भीतर भी महसूस करते रहे। चारू को बाहों में समेटे पता नहीं कब तक यूं ही खड़े रहे। उन दोनों की साझी लंबी सी परछाई
बर्फ पर बड़ी दूर तक खिंच गई। धीरे से उन्होंने चारू के सिर को चूमा और बाहें ढीली कर दी। महक अंदर अकेली है, चलो। उन्होंने चारू को भांज से सहारा दिया। दरवाजे के बाहर आकर चारू फिर रुक गई। आती हूँ कहकर वह बर्फ में पैर धंसाती घर के पिछवाड़े तक चली गई। सब कुछ वैसा ही था। देखती रही, फिर पलटी। चारू अंदर आकर कमरे के कोने में खड़ी हो गई। महक को आंखें मूंदे सोफे पर लेटे देखा तो बस देखती रही। कितना कुछ अंदर हाहाकार करता रहा। वह जवान पेड़ जैसे उसके सीने पर ही गिरा था और जूझते हुए वह धंस रही थी। हेमंत ने हाथ बढ़ाकर बेटी को सहारा दिया। चलो बेटा, तुम्हें बेडरूम तक ले चलूं। महक अंधनींदी ही स्टडी रूम की ओर जाने लगी। माँ लपक कर खड़ी हो गई। रुको, वहां नहीं। हेमंत के माथे पर त्योरियां उभरी। एक प्रश्न चिन्ह झिलमिलाया। आज महक ऊपर सोएगी, अपने सोने के कमरे में, चारू ने दृढ़ता के साथ कहा। फिर हौले से बुदबुदाई, वहां से सदाबहार दिखता है। धन्यवाद। अगर आपको मुझसे ये कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें।